कि हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। इसका जो अंग्रेजी में शब्द है एग्रीकल्चर, वो एक लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है कि जब आप भूमि पर खेती करते हो ये किसका हिस्सा हो जाता है। समय के साथ साथ आप देखोगे खेती करने के तरीकों में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे। खेतों को इसलिए छोड़ते हैं ताकि खेत जो है वो जमीन जो है वो फिर से अपनी उर्वरकता को जो है पाले। वाणिज्य कृषि में क्या होता है, इसमें 100% 100% जो है यहाँ पर जो खेती की जाती है, तो ऐसा नहीं है चाय की खेती हो रही है तो उसमें कुछ और भी खेती हो रही होगी। जब चाय की खेती हो रही है तो चाय की ही खेती हो रही है, रोटी दाल खा लेते हैं बस बहुत है। भूदान शुरू किसने किया था तो आपको पता होना चाहिए, विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी माइंड मैप की सीरीज में। तो देखो बहुत सारे चैप्टर्स हो गए यार और ये 9वां चैप्टर है और इस चैप्टर में हम भूगोल का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो है वो हम कवर करेंगे। और इस चैप्टर का नाम क्या है सर, तो इस चैप्टर का नाम है कृषि। अच्छा, बच्चों की नोट्स की वो आ रही थी डिमांड, तो भाई मैंने सारे जो नोट्स हैं आज शाम तक, आज रात तक या कल सुबह तक पूरे सारे जो नोट्स हैं वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। हमारी जो पीडब्ल्यू का ऐप है उस पर अपलोड हो जाएंगे। तो वहां पे एक फ्री कोर्स बना दिया माइंड मैप सीरीज के नाम का, तो वहां पर आपको जो है सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो जाके आज शाम तक शायद अपलोड हो जाएंगे, तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। चलो इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। कृषि चैप्टर है, इंग्लिश में इसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो कृषि क्या है भाई, अब सोच के देखो, आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है ना। हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ज्यादा से ज्यादा जो आबादी है, 2/3 आबादी जो है वो कृषि पर ही निर्भर है। लगभग 70% से ज्यादा जो लोग हैं वो कृषि में ही इन्वॉल्व है, कृषि ही करते हैं। तो कृषि चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है, ये एक प्राथमिक गतिविधि है भाई, यानी कि हम क्या करते हैं हम यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का जो हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का हम जो है उत्पादन करते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब कृषि की हम बात करें, ये इसका जो अंग्रेजी में शब्द है एग्रीकल्चर, वो एक लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है ना। एगर और अग्री बोल सकते हो आपको, इसका मतलब होता है भूमि, और कल्चर जो होता है इसका मतलब होता है खेती। कि जब आप भूमि पर खेती करते हो ये किसका हिस्सा हो जाता है, ये हमारे कृषि का जो है हिस्सा हो जाता है, कृषि का हिस्सा हो जाता है। तो आप जो भी चीजें देखते हो ना, फल सब्जियां, फल, पशु का पालन, इनके पशुपालन की अगर हम बात करें ये भी हमारी कृषि में ही आता है, बोल सकते हो आप, ठीक है सर। अच्छा, भारत की लगभग 2/3 आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं भाई कि हमारा देश जो है एक बहुत ज्यादा मतलब प्राचीन देश रहा है भाई, खेती के मामले में बात करें हम, संस्कृति के मामले में बात करें, तो आप देखोगे ना जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। तकनीक जो है, चीजों को करने का तरीका जो है बदल जाता है। तो अगर मैं खेती की बात करूं तो आप देखोगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, समय के साथ साथ आप देखोगे खेती करने के तरीकों में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे, है ना। तो उन बदलावों की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में, क्या होता है ना। फिर हम बात करेंगे गहन जीविका कृषि के बारे में, और फिर हम बात करेंगे वाणिज्य कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में। अच्छा, यही मैं बात करूं प्रारंभिक जीविका कृषि के बारे में, ये प्रिमिटिव एक तरीके की, बहुत पुरानी तरीके की से जो हम खेती करते आ रहे हैं उसका हिस्सा हो जाता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि यहां पर क्या होता है, यहां पर सिर्फ जो किसान है वो अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए जो है खेती करता है। उसके पास जमीन का जो हिस्सा होता है, जमीन का जो टुकड़ा होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता कि उसको बाजार में बेच के पैसे कमाएगा, है ना। 1 बीघा 2 बीघा खेती है उसके पास में, जिसमें उसने अपना और अपने परिवार के पेट भरने लायक जो है खेती कर ली, है ना। इसमें आप देखोगे हमारी जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जो है, इसमें किसान जो होता है पुराने तकनीकों का इस्तेमाल करता है, औजारों का इस्तेमाल करता है ना। मॉनसून पर निर्भर होता है, और कोई भी आप बोल सकते हो केमिकल, जो हमारे रासायनिक केमिकल्स होते हैं, इनका कुछ भी जो है उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता। वो जो भी प्राकृतिक जो साधन होते हैं उन पर ही जो है निर्भर होता है। क्लियर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आप देखोगे कि ये जो लोग हैं, ये जो किसान जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि खेती करते हैं, जो अपने गुजर लायक खेती करते हैं, ये ज्यादातर जो है जलवायु के हिसाब से ही खेती करते हैं। जहां जैसी जलवायु होगी और उस जलवायु में जैसी खेती की जाएगी, जो फसल उगाई जाएंगी वही फसलें जो है उगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप देखोगे जमीन का छोटा सा हिस्सा होता है इनके पास में, और आप देखोगे कि ये आदिम यानी पुराने आदिम औजार जो है, और आप बोल सकते हो कि इनके पास कोई भी लेबर नहीं होती, कोई भी जो है श्रमिक नहीं होते, ये अपने परिवार के जो लोग होते हैं उनके साथ ही जो है ये खेती करते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि परिवार या फिर समुदाय के श्रम के इस्तेमाल करते हैं, मतलब आसपास के जो लोग होंगे मिलकर खेती कर रहे होंगे, या फिर अपने परिवार में ही जो 4-5 लोग होंगे तो 4-5 लोग जो है मिलकर खेती करेंगे। ये इनके पास कोई श्रम की व्यवस्था नहीं होती, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं प्रारंभिक जीविका कृषि के बारे में, तो इसका एक बहुत ही मतलब इसी के अंदर एक कृषि आती है, उसको हम बोलते हैं कर्तन ध्यान प्रणाली। अच्छा, ये क्या होता है, उसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखोगे जहां आप जाओगे जंगल वाले एरिया में, बहुत ज्यादा जंगल होते हैं यहाँ पर ऐसे एरिया में जाओगे जहां पर कौन रहते हैं, आदिवासी वगैरह ज्यादा रहते हैं, कबीले बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आप देखोगे ये यहां पर जो है घुमत्तू खेती करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, घुमत्तू खेती करते हैं। अब ये क्या करेंगे भाई, किसी भी एक जमीन के टुकड़े पर जो भी पेड़ वगैरह होंगे उनकी टहनियों को काट देते हैं, है ना, उसको जला देते हैं। और आप देखोगे ताकि सूर्य का प्रकाश आ सके, और जो टहनी को काटेंगे उसको जलाकर उसकी जो राख होगी उसको मिट्टी में मिला लेंगे, ठीक है ना। फिर क्या होगा, उससे होगा ये कि जमीन जो होगी उसकी उर्वरकता बढ़ जाएगी, और उसी में जो है बार बार खेती करेंगे। होगा क्या, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप देखोगे, है ना, जब उस
मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाएगी। जब उस जमीन की उर्वरकता कम हो जाएगी तो उसको छोड़कर ये सेम चीज जो है कहीं और करेंगे। तो ये ऐसे ही करते रहते हैं, मत्तू खेती बोलते हैं उसको। घूम घूमकर जो है खेती की जाती है, एक जगह जो है खेती नहीं होती। क्लियर हुआ ना? तो आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। यही होती है हमारी कर्तन ध्यान प्रणाली। क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये छोड़ते क्यों खेत को? खेत को छोड़ते क्यों है? खेतों को इसलिए छोड़ते हैं ताकि खेत जो है वो जमीन जो है वो फिर से अपनी उर्वरकता को जो है पाले। इसलिए जो है खेत पे एक बार खेती करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे उसको, कहीं और जगह खेती करेंगे, है ना? तो इसको हम बोलते हैं कर्तन ध्यान प्रणाली। अच्छा, अब आप देखोगे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम बात करें जूम, जूम कल्टीवेशन, जूम की खेती बोलते हैं इसको असम में, मेघालय में, मिजोरम में, पामलू बोलते हैं मणिपुर में, है ना, वेवरिया दहिया बोलते हैं मध्य प्रदेश में। तो उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग देशों में भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है ना? क्लियर? वो आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेना, पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको। अच्छा, गहन जीविका कृषि के बारे में बात करें तो आप अपनी जो ये वाली कृषि है ना, अपनी जो प्रारंभिक जीविका कृषि है, इससे एक आगे कौन सी है? एक आगे आती है हमारी गहन जीविका कृषि। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें होता यह है कि जमीन के भू के बहुत बड़े हिस्से में जो है खेती की जाती है ना। और आप देखोगे कि जहां पर सघन आबादी होती है, मतलब बहुत ज्यादा आबादी होती है, उन क्षेत्रों में जो है खेती ज्यादातर की जाती है। और आप देखोगे यहां पर जो है उत्पादन को बढ़ाने के लिए यहां पर जैव रसायनिकों का जो है इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। और यहां पर मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव यही होता है कि हम फसल को कुछ खाने लायक रख लेंगे, बाकी जो जितनी भी बचेगी फसल उस सबको जो है बेच के मुनाफा कमाएंगे, पैसे कमाएंगे। इसको हम बोलते हैं गहन जीविका कृषि। अच्छा, गहन जीविका कृषि की हम बात करें, इसमें कुछ समस्याएं भी देखने को मिली है। क्या क्या समस्याएं देखने को मिली है? तो आप देखोगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी। तो आप देखोगे जैसे मैं हूं, मेरे 4 बच्चे हैं, उनके 4 बच्चे होंगे, तो हुआ क्या? हुआ ये कि जमीन का जो बंटवारा होने के कारण जो है जमीन का जो हिस्सा है ना बहुत ज्यादा छोटा हो गया। ठीक है ना? क्लियर हुआ? फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये, लोगों ने खेती करना छोड़ दी। अब जो लोग हैं, जब उनके पास जमीन का टुकड़ा बहुत छोटा है तो खेती नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। ठीक है ना? फिर क्या हुआ भाई? पलायन की समस्या बहुत आई कि जब तुम्हारा जमीन का टुकड़ा बहुत छोटा, जमीन है ही नहीं तुम्हारे पास, यहां बहुत कम जमीन है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पलायन करना पड़ेगा। तुम कृषि पर निर्भर तब हो सकते हो जब अच्छी खासी कृषि है तुम्हारे पास, खेती नहीं है तुम्हारे पास, भूमि है ही नहीं तुम्हारे पास, खेती कहां से करोगे तुम, है ना? तो पलायन की समस्या बहुत बड़ी, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह, गांव से शहरों में जो पलायन करने लगे। ठीक है? फिर क्या हुआ? आप देखोगे यहां पर कि भाई छोटे भाग होने के कारण, छोटे भूभाग होने के कारण आप देखोगे कि जो पैदावार हो रही है ना वो लाभप्रद नहीं है, मतलब उससे फायदा कुछ नहीं हो रहा, वो सिर्फ अपनी गुजर लायक ही जो है खेती कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं, इसी का एक हिस्सा है हमारा, इसी का एक हिस्सा आ जाता है हमारा जो हमारे गहन जीविका कृषि जो है, इसमें आती है वाणिज्य कृषि। इसको अलग भी लिख सकते हो आप। अच्छा, वाणिज्य कृषि में क्या होता है? इसमें 100%, 100% जो है यहां पर जो खेती की जाती है वो मुनाफे के लिए की जाती है। इसको हम कॉमर्शियल क्रॉपिंग बोलते हैं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें मुख्य होता है बिक्री का, मतलब आप जो है क्या करोगे? बेसिकली आप जो है बिक्री करोगे, बेचोगे और उससे जो है मोटा मुनाफा कमाओगे। क्लियर हुआ? यहां पर आप देखोगे आधुनिक, है ना, सामानों का, साजो सामान का जो इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छे से जो है फसल हो जाए, ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। आप देखोगे कि यहां पर जो बीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है ना, रासायनिक बीजों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अधिक से अधिक जो है पैदावार हो। और आप देखोगे कीटनाशकों का, खरपतवार का, हर तरीके का जो इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हम अपनी कृषि में अच्छे से उत्पादन कर सके, उसमें कीड़े वीड़े ना लगे, बीमारियां ना लगे। तो उन सबसे आप देखोगे जैसे पंजाब, हरियाणा, जैसे हमारा जो पश्चिमी जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहां पर अगर चले जाओगे, महाराष्ट्र में, बिहार में, पंजाब, पश्चिम बंगाल में, तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर इस तरह की खेती जो है होती हुई दिखाई देगी। इन राज्यों में आपको इस तरीके की खेती होती हुई दिखाई देगी। अच्छा, रोपण कृषि के बारे में बात कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप, है ना। अब इसमें क्या होता है? इसमें आप देखोगे कि इसमें हम बीजों का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें हम जो है पौधे उगाते हैं, है ना, पौधों से कृषि करते हैं। जैसे आप देखोगे ना, जैसे हम बात करें चाय की, कॉफी की, तो इनके पौधे होते हैं, है ना। इनकी हम बात करें, रबड़ की हम बात करें, तो आप अगर ये देखोगे ना, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, तो ये सब क्या होते हैं? ये आप देखोगे इनमें बीज नहीं होता, इनमें क्या होता है? प्लांटेशन होता है इनमें, है ना। इनमें क्या होता है? रोपण कृषि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें बीजों का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। और ये भी आप देखोगे, ये भी एक तरीके से वाणिज्य कृषि का हिस्सा हो जाता है। जैसे आप देखोगे हमारी चाय की खेती जो होती है बड़े बड़े बागानों में होती है। और आप एक बात याद रखना है इसमें रोपण कृषि में, कि यहां पर बड़ी पूंजी लगाई जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो चाय, जैसे चाय की खेती हो रही है, तो ऐसा नहीं है चाय की खेती हो रही है तो उसमें कुछ और भी खेती हो रही होगी। जब चाय की खेती हो रही है तो चाय की ही खेती हो रही है। सिर्फ एक भूभाग में सिर्फ आप एक फसल को ही उगा रहे हो। कॉफी की जहां खेती हो रही है वहां पर आपको कॉफी के बड़े बड़े बागान दिखेंगे। तो याद रखना, इसको बड़े स्केल पर किया जाता है। अच्छे खासे कामगारों की जरूरत पड़ती है इसमें, अच्छे खासे जो है बड़ी पूंजी लगती है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है, और अच्छे खासे जो है कामगारों की जो जरूरत पड़ती है, श्रम की अच्छी खासी जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात कर लेते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, मतलब हमारे जो शख्स प्रारूप जो है, मतलब जो हमारा खेती जो करते हो, कौन कौन से सीजन में करते हो आप, है ना। सीजन होते हैं ना, हर सीजन में खेती की जाती है। जैसे हम बात करें गेहूं की खेती जो है, रवि क्रॉप बोलते हैं इसको, रवि। तो मौसम के हिसाब से आप देखोगे, हमने मौसम के हिसाब से अलग अलग भागों में जो अपनी कृषि को बांट दिया। तो आप देखोगे रवि क्रॉप्स होती है, रवि, है ना, खरीफ की फसलें होती है हमारी। फिर आप देखोगे जायद की फसल होती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा एक एक करके बात कर लेते हैं हम। क्या होता है रवि को, क्या होता है रवि, क्या होता है खरीफ, क्या होता है जायद, तो इन सबके बारे में बात कर लेते हैं। रवि के बारे में बात करें, इसको हम जाड़ों की फसल भी बोलते हैं, सर्दियों की फसल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बुआई कब होती है? तो आप देखोगे इनकी जाड़े में, है ना, जैसे अक्टूबर का दिसंबर का जो टाइम आता है, इसमें जो है इनको बोया जाता है। और आप देखोगे, है ना, अप्रैल से जून में जो है इनकी जो है कटाई
जुताई शुरू हो जाती है। ठीक है, भाई मैं बात करूं रबी के बारे में, रबी में मुख्य फसलें आती हैं, जैसे हम बात करें गेहूं की, गेहूं है ना, मटर, चना, सरसों, इन सब ये सारी जो फसलें होती हैं वो हमारी रबी की फसलें होती हैं। पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में आपको जो है रबी की फसलें उगती हुई दिखाई दे जाएंगी। ठीक है ना। चलिए खरीफ की बात कर लेते हैं। खरीफ को उल्टा हम क्या बोलते हैं, गर्मियों की फसल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बुआई कब होती है, तो जून से जुलाई के टाइम पर आपको जो है इसकी बुआई देखने को मिलेगी। कटाई का टाइम कब होता है, जब सर्दियां आने वाली होती है ऐसे, है ना, तभी इसका अक्टूबर के टाइम पर जो इसका कटाई का टाइम हो जाता है। इसकी कटाई के बाद फिर क्या होता है, रबी की खेती होती है। तो पूरा एक चेन बन जाती है, पूरी एक साइकिल बन जाती है। ठीक है ना, ये सही बात है। ठीक है, अच्छी बात है। कौन कौन सी फसलें होती है इसमें, तो आप देखोगे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, जितनी भी दाल वगैरह जो है, धान की बात करें हम, है ना, कपास की बात करें, तो ये सब जो आप देखोगे खरीफ की फसलें कहां कहां उगाई जाती है, तो असम हो गया हमारा, पश्चिम बंगाल हो गया हमारा, है ना, उड़ीसा वगैरह में इनकी जो है फसल अच्छी खासी उगाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं जायद की बात करें, तो जायद की जो फसल है बेटा वो रबी और खरीफ के बीच में होती है। जैसे आप देखते हो ना, जैसे मई जून की छुट्टियां जब हो जाती है तो आपको तरबूज खाने को मिलते हैं, खरबूजे खाने को मिलते हैं, ककड़ी खाने को मिलती है। तो ये जो सारी फसलें होती है ना बेटा, कहीं ना कहीं जायद की फसलें होती हैं, है ना। तो आप देखोगे जायद की फसलें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं रबी और खरीफ के बीच में आती है। तरबूज की बात करें, खरबूजा की बात करें, खीरे की बात करें हम, है ना, सब्जियों की बात करें, आप देखोगे हरी हरी सब्जियां वगैरह मिलती हैं। तो ये सारी फसलें आपको कब मिलेंगी, ये जो है जायद में मिलेंगी, है ना। गन्ने को भी इसी मौसम में जो लगाया जाता है, गन्ने की हम बात करें, लेकिन उसे जो पूरी तरह से बढ़ने में 1 साल लग जाता है। खैर गन्ने को आप इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि गन्ने को बढ़ने में टाइम लगता है। ये जो फसलें होती है ना हमारी, तरबूज, खीरा वगैरह, ये 2 से 2.5 महीने में पक्की खड़ी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात कर लेते हैं एक एक फसलों के बारे में, है ना, एक एक फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे बात कर लें दालों के बारे में। अब दालों के बारे में हम बात करें, दाल क्या है, दाल जो है हमारा भारत जो है, दाल सब लोग खाते होंगे, है ना, रोटी दाल चाहिए हमें, क्या चाहिए भाई, रोटी दाल चाहिए। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई बस हमारी रोटी दाल हो जाती है, गुजर हो जाती है ना, रोटी दाल खा लेते हैं बस बहुत है। अब दाल जो है हमारे हमारे एक संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। खाना भी एक संस्कृति होती है और भारत में आप देखोगे बिना दाल के बात ही नहीं होती। जैसे रात में आप देखोगे, रात में दाल तो बनती है, पक्का बनती है, डेली हर घर में आपको डेली जो है दाल बनती हुई दिखाई दे जाएगी। ठीक है ना। तो दालों की अगर हम बात करें तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। और सिर्फ उत्पादक ही नहीं है, भारत सबसे ज्यादा दालों को खाता भी है, कंज्यूमर भी है बहुत ज्यादा, मतलब उपभोक्ता भी हम बड़े हैं। मतलब सबसे ज्यादा दालें जो है भारत में ही खाई जाती है, कहीं और जगह नहीं खाई जाती। तो आप देखोगे दालों को जो है समानता कब उगाया जाता है, तो अन्य फसलों के आवर्तन में, मतलब अन्य फसलों के साथ ही जो है इसको उगाया जाता है, अलग से नहीं किया जाता, अन्य फसलों के साथ में जो इसको उगाया जाता है। और आप देखोगे कि यह मतलब है कि हर 2 फसल के बीच में जो है दाल की एक फसल उगाई जाती है, मतलब फसलों के बीच में जो है इसको उगा दिया जाता है। अच्छा ठीक है, कहां कहां मिलती है फसलें। अब ये जो फसल है दाल, तो उत्तर प्रदेश की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, कर्नाटक की हम बात करें, तो यहां पर आपको जो है दाल का प्रोडक्शन, उत्पादन होता हुआ दिख जाएगा। मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि माइंड मैप है और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा डिटेल वाला मेरा वीडियो पड़ा होगा, वहां पर मैंने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, चलिए गन्ने की बात करें तो भाई गन्ना जो है आप बोल सकते हो कि गन्ने में हमारा दूसरा स्थान आता है। चीनी की बात करें, चीनी में भी दूसरा स्थान आता है। तो आप देखोगे गन्ना जो है यहाँ पर गर्म और आर्द्र जलवायु में, जहां पर जो ड्राई क्लाइमेट होता है, जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है ना, तो वहां पर जो है आप देखोगे गन्ने की खेती होती हुई दिखाई देगी। ठीक है सर, है ना। टेम्परेचर की बात करें तो इतना टेम्परेचर होगा, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। और आप देखोगे वर्षा कितनी चाहिए, तो ज्यादा वर्षा नहीं चाहिए, तभी तो बोला मैंने गर्म और आर्द्र जलवायु, है ना, ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है इसके लिए। ज्यादा जलवायु, ज्यादा पानी जो है नहीं चाहिए होता है उसको। 75 से 100 सेंटीमीटर भी अगर बारिश हो रही है तो ये उग जाती है। क्लियर हुआ। चलिए, तो आप देखोगे ब्राजील जो है पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। अच्छा, आगे हम थोड़ा सा बात करें, उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे आता है। उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ये अच्छे खासे उत्पादक राज्य है। ठीक है, कर्नाटक की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, बिहार, पंजाब, ये जो है यहाँ पर अच्छा खासा जो गन्ना आपको दिखाई दे जाएगा। तिलहन की बात कर लेते हैं। तिलहन मतलब जो जिनसे हम क्या निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, तेल निकालते हैं। तिलहन की बात करें तो भारत भी तिलहनों का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। और तिलहन की जो मुख्य फसल होती है कौन सी होती है, मूंगफली होती है, याद करना। अरे याद रखना हमेशा, सबसे ज्यादा जो तिलहन जिसका प्रोडक्शन होता है, इसका उत्पादन होता है, वो कौन सी तिलहन है, वो मूंगफली है। तेल तो बहुत सारी चीजों से निकलता है, तेल तो भैया नारियल से भी निकलता है ना। तेल आपका जो है किससे निकलता है, तेल आपका जो है ये जो हमारा सरसों का तेल होता है वो अलग होता है, ऑलिव का अलग तेल होता है हमारा, है ना। ये जो सूर्यमुखी का जो पौधा होता है, जो फूल होता है, इससे भी तेल निकलता है। तो ये तेल तो बहुत सारी चीजों से निकलता है, अंडी का तेल होता है। लेकिन अगर हम मुख्य तिलहन की बात करूं तो कौन सी तिलहन है, तो भाई वो हमारी मूंगफली है। क्लियर हुआ। चलिए, तो वैसे तो बहुत सारी है, जैसे सोयाबीन की बात करें, अंडी की बात करें, बिनोरा, अलसी, मूंगफली, ये सब जो है आप बोल सकते हो इनसे हम तेल निकालते हैं। लेकिन मुख्य जो फसल है वो हमारी मूंगफली है। ठीक है ना। अगर मूंगफली की बात करें तो आप देखोगे मूंगफली 50% हिस्सा जो है मूंगफली का है हमारे भारत में। जितनी भी तिलहन है ना, तिलहन में अगर हम सबसे मुख्य अगर तिलहन बोले तो हमारी मूंगफली है। 50% जो हिस्सा है वो मूंगफली लेके जाती है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तिलहन एक जो है कैसी फसल है, एक खरीफ की फसल है। तिलहन जो है हमारी एक खरीफ की फसल है। और आप देखोगे आंध्र प्रदेश में जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश जो है ये मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये डेटा चेंज होता रहता है, तो एक बार देख लेना। क्लियर हुआ। चलिए, फिर इसके बाद आप देखोगे कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र,
इन सब जगह, यूपी में भी कुछ जगह पर जो है मूंगफली की खेती मिल जाएगी, मेरे घर पे भी होती है मूंगफली की खेती, है ना। ठीक है, तो चाय की हम बात करें तो चाय बहुत मुख्य फसल है। चाय की हम बात करें मतलब ये हमारी जो है एक रोपड़ कृषि है, चाय की हम बात करें तो अगर इसको हम देखें थोड़ा सा, तो आप देखोगे चाय को उगाने के लिए कैसी जलवायु चाहिए, तो गर्म, है ना, गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। और ये कहां पर उगाई जाती है, तो ये आप देखोगे चाय का पौधा जो है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्णीय जलवायु में जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो है इसको उगाया जाता है। मतलब सर, मतलब यह है कि मान के चलो ये हमारा पृथ्वी है ना, तो ये हमारा क्या कर्क रेखा मकर रेखा, इस पार्ट में जो आप देखोगे अच्छी खासी जो है खेती होती दिखाई देगी आपको चाय की, है ना। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको जो है अच्छी खासी जो है इसकी खेती यहां पर दिखाई देगी आपको, ठीक है ना, थोड़े इस वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बात करें। अच्छा, इसको उगाने के लिए आपको गहरी और उपजाऊ अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है। और याद रखना, इसको हम ऐसे क्षेत्र में उगाते हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर आप देखोगे ना ढलुआ मिट्टी होती है, मतलब ढलान होती है। क्यों सर? क्योंकि देखो इसमें जब पानी आएगा ना तो पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी, इसमें पानी की आवश्यकता होती है, नमी चाहिए होती है हमेशा, लेकिन पानी अगर रुका यहां पे तो ये फसल खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी फसल। पानी रुकना नहीं चाहिए, तभी इसको जो है ढलुआ, है ना, जो ढलान जहां होती है वहां किया जाता है, इसको याद रखना हमेशा। क्लियर हुआ ना? चलिए, अच्छी जल निकासी चाहिए, मतलब जल निकासी मतलब जल का जो है, जल इससे अच्छे से जल इसमें आए, इसको पानी दे और चला भी जाए, मतलब ऐसा नहीं बह जाए जल, पूरी निकासी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा खासा यहाँ पे ह्यूमस होना चाहिए। ह्यूमस का मतलब क्या होता है सर? ह्यूमस क्या होता है सर? देखो ह्यूमस मैं बताता हूँ क्या होता है। मान के चलो मिट्टी जो है, मिट्टी की जो ऊपर वाली परत जो होती है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा उपजाऊपन मिलेगा। अब ह्यूमस आता कहां से है, तो आप देखोगे ना, जब पेड़ पौधे सड़गल जाते हैं तो ये खाद में बन जाते हैं, तो मिट्टी में एक खाद की तरह काम करते हैं ये सड़े गड़े पेड़ पौधे। अब ये क्या बना देते हैं, ये ह्यूमस बना देते हैं। इससे होता क्या है कि मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ जाता है। तो मिट्टी में अच्छा खासा उपजाऊपन चाहिए, कार्बनिक पदार्थ चाहिए, ताकि चाय की खेती जो अच्छे से हो सके। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है। हम बात करें चाय का उत्पादक कौन करता है, तो आप देखोगे असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, है ना, हिमाचल में चले जाओगे, हिमाचल में मिल जाएगा आपको। नीचे जाओगे केरला वगैरह में जो आपको चाय का उत्पादन देखने को मिल जाएगा। दार्जिलिंग, मतलब जब जाओगे, दार्जिलिंग कहां पर है हमारा? वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग में तो विश्व की बहुत ही ज्यादा फेमस, जो अच्छी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी चाय है, वो आपको दार्जिलिंग में मिलती है। तो भाई देखोगे चाइना के बाद जो है दूसरा भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, कॉफी की बात कर लेते हैं, तो कॉफी भी आप बोल सकते हो कि कॉफी के भी बागान होते हैं, आप ऐसा कुछ इसका बीज होता है कॉफी का। तो आप देखोगे सबसे पहले कॉफी भारत में कौन लाया था, तो भाई यमन से अरेबिका किस्म की जो कॉफी है उसको उगाया गया था, जो हमारी बाबा बुदान हिल्स जो है, आप थोड़ा सा नीचे जाओगे साउथ में, तो वहां पर जो उगाया गया था। तो कॉफी की शुरुआत ऐसी हुई थी, बाबा बुदान जो पहाड़ियां हैं वहां से जो शुरुआत हुई थी इसकी। और आप देखोगे भारत में विश्व की अच्छी किस्म की जो कॉफी है वो आपको भारत में देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब खाद्य फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। खाद्य फसलें मतलब इनको हम खा नहीं सकते। जैसे हम बात करें रबड़ के बारे में, रबड़ हो गया, कपास हो गया, सिल्क हो गया, इसको हम खा नहीं सकते, है ना। जो फसलें तो होती है लेकिन हम उनको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हम रबड़ की बात करें तो रबड़ भी क्या है, खाद्य फसल है। अच्छा, रबड़ से तो दुनिया में जितनी भी जो टायर टूर वगैरह बनते हैं, रबड़ की जो भी चीजें बनती हैं वो इस रबड़ से ही बनती हैं, है ना। अगर रबड़ ना हो तो शायद हम एक जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि टायर बनने बंद हो जाएंगे। टायर जो बनते हैं वो रबड़ से ही बनते हैं। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें रबड़ की खेती कहां होती है, तो आप देखोगे भूमध्य रेखी क्षेत्र जो होते हैं, मतलब यहां पर जो हमारे ये वाले जो क्षेत्र, ये वाला है ना, ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला है ना, ये जो हमारा भूमध्य रेखा जो है इधर, ये जो पूरा जो इक्वेटोरियल रीजन जो है इधर साइड, ये पूरा जो हमारा भूमध्य रेखा जो है बिल्कुल दुनिया के बीचों बीच है ना, पूरी पृथ्वी के बीचों बीच, यहां पर जो आपको इसकी अच्छी खासी फसल देखने को मिल जाएगी। अच्छा, और आप देखोगे उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी जो है रबड़ की खेती को देखने को मिलती है आपको, जो है ट्रॉपिकल, यानी कि ये वाला है ना, ये वाला पूरा जो हिस्सा है ना, ये वाला पूरा जो हिस्सा है हमारा, ये जो हमारा जो कर्क रेखा मकर की रेखा, इसके बीच वाला जो हिस्सा है यहां पर आपको, और से थोड़ा सा ऊपर जाओगे यहां पर भी आपको जो है अच्छी खासी इसकी खेती देखने को मिल जाएगी। ठीक है सर, वर्षा कितनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, और 25 डिग्री सेंटीमीटर 25 डिग्री सेल्सियस आपको जो है जहां पर तापमान चाहिए होगा। ठीक है ना, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। जलवायु कैसी चाहिए इसको? इसके लिए आपको जो आर्द्र और नम जलवायु चाहिए, मतलब यहां पर आप बोल सकते हो कि हवा में क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नमी होनी चाहिए, अच्छी खासी नमी चाहिए हवा में, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। तो यहां पर वही बोला जा रहा है, आर्द्र और नम जलवायु चाहिए। उसी जलवायु में जो है हो सकते हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, गर्मी के बाद क्या होता है, उमस होती है ना, वैसी ही कुछ जलवायु जो है इसको चाहिए होती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, यहां पर जो आपको रबड़ की खेती देखने को मिलेगी। कपास की बात कर लेते हैं भाई। कपास, जो कपड़े बनते हैं बिना कपास के नहीं बन सकते, कॉटन जो निकलती है बेसिकली। कपास की बात करें, हम दुनिया के जो है तीसरे सबसे बड़े उत्पादक है। और आप थोड़ा सा देखोगे फसल को पकने में जो है 6 से 8 महीने लग जाते हैं। याद रखना, दक्कन का जो पठार है, लगभग मैं बात करूं महाराष्ट्र वाला हिस्सा जो है, गुजरात वाला हिस्सा जो है, थोड़ा सा नीचे कर्नाटका वाला जो हिस्सा है, वहां पर आपको जो खेती देखने को मिल जाएगी इसकी। ठीक है सर। अच्छा, अगर हम बात करूं, इसके लिए याद रखना उच्च तापमान चाहिए, हल्की हल्की वर्षा चाहिए, और 200 से ज्यादा 210 दिनों से ज्यादा जो है पाला रहित दिन चाहिए। पाला रहित मतलब कि यहां पे ओस नहीं पड़नी चाहिए, अगर ओस पड़ गई ना तो ये बर्बाद हो जाएगी फसल। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए आगे बात कर लेते हैं जूट के बारे में। जूट भी एक बहुत बड़ी फसल है ना। भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है बांग्लादेश के बाद। पहले बांग्लादेश भी हमारे हिस्सा हुआ करता था, है ना, बंगाल के हिस्सा था। पश्चिम बंगाल में अगर आप जाओगे तो आपको जो है जरूर आपको जो है यहां पर क्या मिल जाएगा, जूट की खेती होती हुई दिखाई दे जाएगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा उत्पादक हमारा बंगाली है, और इसके लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी चाहिए। जैसे हम बात करें, ये जूट की खेती कहां पर होती है, जो बाढ़ प्रभावित
जो इलाके होते हैं वहां पर जो आपको जूट की अच्छी खासी खेती देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब बाढ़ आती है तो अपने साथ में बहुत सारी जो है गाद लेके आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तकनीक, अच्छा अभी लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, तकनीकी और संस्थागत सुधार। अब इसका थोड़ा सुनो उसमें है क्या सीन। अब देखो हुआ क्या, जब हम आजाद हुए तो हम बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे। आप देखो कि हम जो है, हमारे यहाँ पे जो अनाज जो है, वो भी अनाज भी हमारे पास इतना नहीं था कि हम अपने लोगों का पेट भर सके। हमारे यहाँ पर अनाज जो है बाहर से आया करता था, अमेरिका वगैरह से जो है बाहर से अनाज आया करता था बेकार क्वालिटी का। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या था, सबसे पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो यही था कि कैसे भी ना कैसे भी करके हमें जो अपना उत्पादन बढ़ाना है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करने थे, भूमि सुधार करने थे। अब हुआ क्या भाई, भूमि सुधार क्यों करने थे, क्योंकि हुआ ये कि जब हम आजाद हुए तो ज्यादातर जो भूमि थी वो किसके हाथ में थी, तो बड़े बड़े जमींदारों के हाथ में थी। मतलब बहुत सारे जो गरीब लोग थे, मतलब सोच के देखो 1% या 2% जो लोग हैं वो 90% जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो सरकार को ये बहुत बड़ा एक चुनौती लगी भाई कि मैक्सिमम जो जमीन है, ज्यादातर जो जमीन है वो तो कुछ जमींदारों के हाथ में है ना, सामंतों के हाथ में है। तो इसको सुधारने के लिए आप देखोगे भूमि सुधार आए थे, और भूमि सुधार में क्या हुआ था, भूमि सुधार में फिर से जो है वितरण हुआ था जमीनों का, लेकिन ये बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया, है ना। जैसे आप देखोगे हमारा जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में तो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया। इसलिए आज आप देखोगे, आज भी आपको जो है वहां पर जमींदार टाइप लोग देखने को मिल जाएंगे, इनकी हजार हजार बीघा खेती होती है ना, और वही ऐसे देखने को लोग मिल जाएंगे इनके पास 1 या 2 बीघा खेती भी नहीं है ना। तो भूमि सुधार आप देखोगे ना, दक्षिण भारत में अच्छे से हो गए थे, केरला वगैरह कर्नाटक वगैरह में, लेकिन उत्तर भारत में ठीक से नहीं हो पाए। अच्छा, जो हमारी पहली जो पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें भी इसी पर जो है फोकस किया गया था। उसके बाद आप देखोगे 1960 से 1970 के बीच में क्या हुआ भाई, हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, जिसमें आप देखोगे अनाज पर फोकस किया गया कि अनाज का हमें क्या उत्पादन बढ़ाना है। हमने HYV बीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया, हमने रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए, हमारा उत्पादन बढ़ जाए। फिर आप देखोगे कि श्वेत क्रांति शुरू होगी। श्वेत क्रांति में क्या हुआ, इसको व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसमें जो है दूध का प्रोडक्शन जो है, दूध का उत्पादन जो है उस पर फोकस किया गया, है ना। डॉक्टर वर्गीश कुरियन जो थे इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करें, 1980 से 1990 के बीच में आपको बहुत सारे जो है संस्थागत, है ना, बहुत सारे एक व्यापक रूप से आपको जो है भूमि विकास कार्यक्रम शुरू होते हुए दिखाई देंगे। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि तकनीकी और संस्थागत सुधारों पर जो हमने ध्यान दिया। अच्छा सर, ये तकनीकी और संस्थागत सुधार क्या होते हैं? देखो, तकनीक का मतलब क्या होता है कि जो खेती करने का तरीका जो है उसमें हम कुछ आधुनिकीकरण लाएं, है ना, कुछ मशीनों का इस्तेमाल करें, केमिकल्स का इस्तेमाल करें, ताकि जो है अच्छे से खेती कर पाए, प्रोडक्शन ज्यादा हो। दूसरा होता है भाई संस्थागत सुधार। अब संस्थागत सुधार जो होते हैं वो सरकार के हाथ में होता है कि जितने भी संस्थाएं हैं उनको कुछ इस तरीके से बनाया जाए ताकि जो किसान है ना, उनको कर्जा अच्छे से मिल जाए, उनको जो है पैसे वैसे अच्छे से मिल जाए, उनको जब लोन की जरूरत हो लोन मिल जाए उन्हें, है ना, उनके आसपास बाजार हो ताकि वो अपना सामान जो है जाके बेच सके, है ना। जब वो फसल करेंगे तो उनको एक गारंटी देनी चाहिए कि भैया फसल जो है उसको हम खरीद लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम खरीदेंगे। तो ये सारी जो चीजें होती है वो संस्थागत विकास में होती है, सरकार के हाथ में होता है कि संस्थाओं को कैसे सुधारा जाए कि यहां पर हमारी खेती जो है बहुत अच्छी हो जाए, हमारे जो किसान है उनको दिक्कत ना हो। तो आप देखोगे तकनीकी संस्थाओं सुधारना, आप देखोगे ना सरकार ने, है ना, फसल का बीमा का प्रावधान लाया कि भाई फसल अगर खराब हो जाती है तो उसका बीमा करवा लो, पैसे मिल जाएंगे, है ना। जैसे जो व्यक्तिगत दुर्घटना जो हो जाती है, किसी की दुर्घटना जो हो जाती है उसके लिए बीमा का यहां पर योजना बनाई गई कि इनके अगर तुम्हारी दुर्घटना हो जाएगी तुम्हें पैसा वैसा मिल जाएगा। फिर आप देखोगे कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई ताकि किसानों को, छोटे किसानों को जो है कर्जा मिल सके, ठीक है। फिर आप देखोगे सरकार ने जो है ना, जो कुछ फसलें हैं, जैसे हम बात करें अनाज की, है ना, गेहूं की बात करें, हम बात करें चावल की, तो आप देखोगे इसमें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू किया कि भैया अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम तो खरीद ही लेंगे इतने न्यूनतम मूल्य पे, ताकि किसान जो है खुद को क्या महसूस कर सके, खुद को जो है सुरक्षित महसूस कर सके, ठीक है ना। सहकारी समितियां खोली गई, लोग जो आपस में मिलकर क्या करेंगे, लोग जो आपस में मिलकर जो उत्पादन करेंगे, है ना। यहाँ पर जिन लोग जो होते हैं, कुछ सहकारी समितियां इसलिए बनाई जाती है ताकि यहाँ पर जो किसान है उनको दिक्कत ना हो। जैसे बहुत सारे किसान जो इकट्ठे हो जाएंगे, पैसे वैसे इकट्ठे करेंगे, इकट्ठे करने के बाद जिनको जरूरत होगी उनको जो है पैसे मिल जाएंगे। तो इससे होता क्या है कि सहकारी समितियों में होता यह है कि किसान का जो है शोषण नहीं हो पाता, किसान जो है साहूकार के पास जाएगा, पैसे देगा, है ना, तो उससे बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं वो। तो सहकारी समितियां जो होती है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। फिर आप देखोगे किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से जो है किसानों को लोन वोन मिल जाता है, आसानी से जो है लोन उनको मिल जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो, खेती के ऊपर जो तुम्हारी खेती है उसके ऊपर जो है तुम्हें जो लोन वोन है वो दे दिया जाएगा। अच्छा, आखिरी टॉपिक है भूदान का। भूदान बहुत जरूरी है। भूदान शुरू किसने किया था तो आपको पता होना चाहिए, विनोबा भावे जी ने शुरू किया था, है ना। विनोबा भावे जी ने शुरू किया था, गांधी के बहुत बड़े भक्त थे भाई विनोबा भावे जी की हम बात करें तो आप देखोगे कि इनको स्पिरिचुअल लीडर भी बोलते थे भाई कोई। और आप देखोगे कि जब गांधी जी चले जाते हैं, गांधी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आप देखोगे कि विनोबा भावे जी गांधी की जो विचारधारा होती है उनको आगे बढ़ाते हैं, है ना। पग यात्रा शुरू करते हैं वो, आप देखोगे जो आंध्र प्रदेश जो है वहां से पग यात्रा शुरू करेंगे। और फिर होगा क्या, ये लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि जिन पर बहुत ज्यादा जमीनें हैं वो अपनी जमीन जो है दान में दें। इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, रक्तहीन आंदोलन भी बोला जाता है, लेकिन इसमें कुछ भी लड़ाई वड़ाई नहीं हुई, सब जो है वॉलंटरी, है ना, अपनी इच्छा से जो आए, और बहुत सारे लोगों ने जो अपनी जमीनों को भी दान दिया। तो इसको हम बोलते हैं भूदान, है ना। याद रखना है विनोबा भावे जी ने जो है शुरू किया था, जिनके पास भूमि नहीं है उनको जो है भूमि दान में दी जाएगी। कौन दान में देगा, तो बहुत बड़े बड़े जो जमींदार हैं, इन पर बहुत ज्यादा जमीनें हैं, वो दान में देंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो चलिए यही था चैप्टर का अंत। आई होप आपको सारा जो चैप्टर है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वन शॉट था। तो एंड करते हैं इस क्लास को। बाय बाय, टेक केयर।